चलो, नमस्कार साथियों, रणक्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी हिंदी के बारे में, तो उसमें क्या है, कुछ तकनीकी समस्या के कारण हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, है ना। उसमें कुछ वॉइस संबंधित दिक्कतें आ रही थी, इसलिए अब हमने कोशिश की है कि ये जो हमने जो वो प्रकरण स्टार्ट किया था, मैं आपको बताऊं। हाँ, हमने हिंदी भाषा का जो प्रकरण स्टार्ट किया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि हम हिंदी का जो सबसे पहला बिंदु वर्ण विचार है, उससे लेकर उसका अंतिम बिंदु वाक्य शुद्धि तक अपन बात करेंगे, है ना। वर्ण विचार, वैसे तो हिंदी भाषा की शुरुआत जो है वर्ण विचार से होती है और लास्ट अंतिम बिंदु जो है वाक्य शुद्धि तक जाता है ना। वाक्य शुद्धि इसका अंतिम बिंदु होगा। उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय जाना था। मैंने आपको बताया था कि हिंदी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी जो क्या है, एक भाषा है, उसका भाषा होती क्या है, भाषा किसको कहते हैं, क्या भाषा के गुण होते हैं, क्या उसकी विशेषता होती है, क्या क्या आवश्यकता हमें भाषा सीखने के लिए होती है ना। तो हमने शुरू किया था भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। इसमें भी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये जो भाषा शब्द है, कौन सा शब्द, ये जो भाषा शब्द है, ये भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। अब भाष धातु से बना है, फिर मैंने आपको बताया था कि अब भाष तो ठीक है, लेकिन ये धातु क्या चीज है। तब मैंने आपको बताया था कि धातु का मैं जब भी नाम लूंगा तो धातु हमारी कौन सी भाषा में होती है? मूल भाषा में होती है। मूल भाषा मतलब अब मैं जब भी आपके सामने मूल भाषा की बात करूंगा तो उसमें आपको पता चलना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, संस्कृत की बात कर रहा हूं। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मूल भाषा मतलब क्या। मूल होता है जड़। मूल अपन सामान्यतः मूल किसको कहते हैं? जड़। जैसे ये कोई पेड़ है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ की मूल हम कहते हैं किसको? जड़ को। मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पेड़ का जो विकास है ये कहां से हुआ? इस जड़। अगर इस जड़ को खत्म कर दिया जाए तो इस पेड़ का विकास संभव नहीं है। इसीलिए संस्कृत में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बहुत सारी सूक्तियां, उसमें एक सूक्ति है कि संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु जननी अस्ति। मतलब संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की क्या है? जननी, मतलब माता है। मतलब कहीं ना कहीं जो विश्व में भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद में जर्मन, लैटिन, फ्रांस, जो भी भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं किस भाषा से निकली है? हमारी संस्कृत भाषा से निकली है। इसीलिए हमने संस्कृत भाषा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है मूल भाषा। अब जब भी मैं मूल भाषा की बात करूंगा तो आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। आपको ये पता चलना चाहिए कि जैसे ही मैंने मूल भाषा का नाम लिया, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? संस्कृत आना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि भाष धातु। अब ये जो धातु है ये कहाँ होती है? मूल भाषा में। और मूल भाषा में धातु जो हिंदी में हम जिसको क्या कहते हैं? क्रिया। हिंदी में हम जिसको क्या कहते हैं? क्रिया। वही मूल भाषा में क्या होती है? धातु। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं वही मूल भाषा में क्या होती है? धातु होती है। यहां तक कि अपन ने बात की थी कि भाष धातु है। इस भाष धातु का जो है, भाषा शब्द है, इसका जो विकास है संस्कृत की कौन सी धातु से माना जाता है? भाष धातु से माना जाता है। फिर हमने आगे थोड़ी सी बात की थी कि ये जो भाष धातु है, ये जो भाष धातु है, ये भाष धातु है, इसका शाब्दिक अर्थ मतलब एक शब्द में इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो विचार है, ये विचार क्या होते हैं? ये विचार होते हैं मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मन की कौन सी इकाई? मन की अध्वन्यात्मक इकाई। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हिंदी में हमें अगर किसी शब्द के बारे में जानना है, किसी भी शब्द के बारे में जानना है, तो उस शब्द को ध्यान से देखिए। हिंदी भाषा का हर शब्द अपनी जो कहानी है खुद बयां करता है। जैसे अध्वन्यात्मक, मन सब जानते हैं, मन हमारा मन है, सब जानते हैं हम। मन की अध्वन्यात्मक मतलब देखो, अध्वन्यात्मक में अ, ध्वनि प्लस आत्मक, कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं।
अध्वनि और आत्मक। ए जो है एक उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम ने या नहीं के अर्थ में करते हैं। एक उपसर्ग है और इस ए उपसर्ग का प्रयोग हम ने या नहीं के अर्थ में करते हैं। ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज। और आत्मक का मतलब होता है स्वरूप लिए हुए। आत्मक का मतलब क्या हुआ होता है? स्वरूप लिए हुए। मतलब मन की ऐसी आवाज जिसमें क्या नहीं है? आवाज नहीं है। मतलब मन की ऐसी इकाई जिसमें क्या नहीं है? आवाज नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम विचार कहेंगे। उसको हम विचार कहेंगे ना। अब फिर हमने बात की थी कि परिभाषा की शब्दावली में अगर अपन बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, इधर रमेश नाम का एक व्यक्ति है ना, और इधर सुरेश नाम का एक व्यक्ति है। इधर रमेश नाम का एक व्यक्ति है, इधर सुरेश नाम का एक व्यक्ति है ना। अब ये रमेश सुरेश तक, किस तक? सुरेश तक अपने मन की बात, रमेश किसके तक? रमेश सुरेश तक अपने मन की बात जिस साधन, देखो मन की बात जिस साधन, या फिर हम इसको कह सकते हैं माध्यम, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं? माध्यम। रमेश अपने मन की बात सुरेश तक जिस साधन या माध्यम से पहुंचाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम भाषा कहेंगे। साधन या माध्यम का मतलब समझ गए? मतलब किसी एक चीज को, जैसे सामान्यतः हम साधन या माध्यम का प्रयोग कब करते हैं? किसी एक चीज को दूसरी चीज तक पहुंचाने के लिए। जैसे मान लो आपने सुना है कि यातायात के साधन होते हैं। काय के साधन होते हैं? यातायात के साधन होते हैं। यातायात के साधन, यातायात के साधन। अब यातायात के साधनों का प्रयोग हम क्या करते हैं कि कोई भी सामान है, कोई भी सामान एक जगह है, उसको हम दूसरी जगह तक ले जाएंगे, तो उसके लिए हम जिन साधन का प्रयोग करते हैं उनको हम यातायात के साधन कहते हैं। सामान्य बात है। उसी प्रकार एक व्यक्ति के मन के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हमने क्या कहा? उसको हमने भाषा कहा। उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने भाषा कहा था। भाषा की बात समझ में आ गई कि एक व्यक्ति, अब ऐसा तो नहीं है कि रमेश अकेला हो सकता है, रमेश की जगह उसके दोस्त भी हो सकते हैं, एक समूह भी हो सकता है। इसलिए हमने लिखा था कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार जिस साधन या माध्यम से पहुंचाता है उसको ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये हमने भाषा के बारे में बेसिक बात की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाषा की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे हर कोई भाषा हो सकती है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी कुछ न कुछ क्वालिटी होगी कि भाई ये भाषा होगी, या फिर इसका कोई ना कोई क्राइटेरिया फिक्स होगा कि वो क्या होगी? भाषा होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाषा, सबसे पहली बात, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। भाषा कैसी संपत्ति होती है? अर्जित संपत्ति होती है। अब अर्जित का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि अर्जित मतलब कहीं से प्राप्त की हुई, कहीं से प्राप्त की हुई। जैसे बच्चे का जन्म होता है, एक छोटा बालक होता है। मैंने उस दिन बताया था आपको कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। जन्म होते ही बच्चा रोने लगता है। जन्म होते ही बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। क्या किसी ने उसको रोना सिखाया? उसको किसी ने रोना नहीं सिखाया। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है। शुरू में वो रोता है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो क्या करता है कि धीरे धीरे लोगों को देखकर, आसपास के वातावरण को देखकर, जैसे हम बार बार उसको बोलेंगे कि बेटा माँ बोल माँ, पापा बोल पा, तो वो सबसे पहले क्या बोलना शुरू करता है? जैसे उसने बोला माँ। ध्यान रखना, साइकोलॉजी की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालक के द्वारा बोला गया पहला सार्थक शब्द कौन सा होता है? माँ। बालक जो सबसे पहला सार्थक, मतलब जिस शब्द का अर्थ होता है, वो सबसे पहला बोलता है कौन सा? माँ। अब ये माँ बोलना उसने कैसे सीखा? क्योंकि आसपास के लोग बार बार, जैसे मम्मी है तो उसको अपन बोलते हैं कि मम्मी, तो वो सुनता है बार बार कि ये माँ है, तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि वातावरण से क्या कर लिया? उसको सीख लिया। सीख लिया मतलब उसने क्या कर लिया? अर्जित कर लिया। इसलिए भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। लेकिन इसी में मैंने आपको एक नोट बताया था कि बच्चा जन्म लेते ही क्या करने लगता है? रोने। क्या उसको किसी ने रोना सिखाया क्या कि भाई ऐसा कि जन्म ले लिया अब तू रोने लग जा? ऐसा तो नहीं सिखाया ना। मतलब ये ध्यान रखना है कि बोलने की योग्यता, बोलने की योग्यता तो कैसी होती है? जन्मजात। मतलब बोलना उसको कोई नहीं सिखाता, लेकिन क्या बोलना है,
लेकिन क्या बोलना है वो कैसी होती है, अर्जित। और जो बोलना है वही तो भाषा है, जो बोलना है वही तो भाषा है। तो सबसे पहली बात है, प्रश्न आ सकता है कि भाषा कैसी संपत्ति है, अर्जित या वंशानुगत। तो हमें ध्यान रखना है कि भाषा किसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। आगे हमने बात की थी कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक। एक बच्चे को आप जन्म लेने के बाद कमरे में बंद कर दीजिए, आप उसको 10 साल के बाद भी अगर निकालोगे ना, तभी वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज उसने सीखा, जब उसने पहला सार्थक शब्द बोला माँ, तो उसने कहां से सीखा, उसके पर्यावरण में आसपास उसने उसको बोलते हुए सुना, तब जाके उसने कौन सा सार्थक शब्द बोला, माँ। इसका मतलब हमें पता है कि भाषा कहाँ सीखी जाती है, किसी न किसी समाज में रहकर सीखी जाती है। इसीलिए भाषा कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। फिर हमने आगे बात की थी कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अब अंतिम स्वरूप से क्या मतलब, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि लगभग हिंदी का विकास माना जाता है 1050 विक्रम संवत से। कब से माना जाता है, 1050 विक्रम संवत से। ये किसका विकास माना जाता है, हिंदी भाषा का विकास। यदि भाषा का अंतिम स्वरूप होता, यदि भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो वो कैसी रहती, जैसी वो 1050 में बनी थी वैसी की वैसी ही रहती। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि हम कहते हैं कि जो भाषाएं उनका विकास लगभग मूल भाषा से हुआ, मतलब संस्कृत से हुआ। यदि भाषा में अगर अंतिम स्वरूप अगर उसका होता कि भाई फिक्स कर दिया, अंतिम स्वरूप का मतलब कि फिक्स के भाई इससे आगे नहीं बढ़ेगी, अगर ऐसा होता तो भाषा कैसी होती, संस्कृति होती। उसके अलावा वो भाषा, जैसे भी अपन भाषा विकास क्रम पढ़ेंगे तो उसमें के संस्कृत के 2 भाग प्रारंभ में प्रचलन में थे, है ना, और उसके बाद फिर पाली बनी, फिर प्राकृत बनी। तो वो पहले जैसी संस्कृत थी, अगर परिवर्तन नहीं होता, या कहते हैं कि अंतिम स्वरूप अगर उसका होता तो वो कैसी रहती, जैसे 1050 में हिंदी बनी वैसी आज भी रहती। लेकिन वो ऐसी नहीं है। इसका मतलब हमें पता है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। फिर हमने आगे बात की थी कि भाषा परिवर्तनशील है। बिल्कुल, हमने अभी देखा कि यदि अंतिम स्वरूप नहीं है, मतलब अगर उसकी लास्ट स्टेज कोई नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती रहेंगी, वो कहीं ना कहीं बदलती रहेंगी, है ना। और बदलती रहेंगी, इसका मतलब बदलने का मतलब क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, जैसे, है ना, और परिवर्तनशील है। अब देखो, अंतिम स्वरूप तो नहीं होता, अंतिम स्वरूप तो नहीं होता, लेकिन इसका एक मानक स्वरूप जरूर होता है। मानक स्वरूप से क्या मतलब, जैसे देखिए, अब जैसे मैंने लिख दिया क, हमने पहले बता दिया कि भाई ये क्या है, क। हमने मान्यता दे दी कि जब भी मैं क की बात करूंगा तो आप कैसा लिखोगे, ऐसा। जब भी मैं आपके सामने बात करूंगा कि अ लिखिए, अ, मतलब आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि अ कैसा होता है, ऐसा। अ कैसा होता है, ऐसा। मतलब मानक का मतलब कि अपन ने एक चीज मान ली कि जब भी अ बोला जाएगा तो अ कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। क बोला जाएगा तो क कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, है ना। अब अभी अपने सामने एक सवाल आता है कि ये इसका मानक स्वरूप हो गया, अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है, इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा, पहले एक शब्द हमारे सामने एक वर्ण आता था, देखा आपने ऐसा, देखा होगा ना। जैसे हम झालावाड़ लिखते थे, पहले झालावाड़ लिखते थे तो ऐसे लिखा जाता था। देखो, अगर ये नहीं भी देखा हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे पुरानी बसें अभी भी है ना, तो पुरानी बसों पे आप देखना कैसा लिखा रहता है, ऐसा ही लिखा रहता है, अभी भी जो चेंज नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या कि धीरे 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 हमने इसकी जगह एक वर्ण ले लिया, इस वर्ण को रिप्लेस कर दिया एक वर्ण ने जिसका नाम है झ। अब हम झ की जगह ये वाला झ काम में लेते हैं। ऐसा क्यों किया, देखो, किसी भी चीज को या किसी भी भाषा के किसी वर्ण को मानक वर्ण होने की कुछ शर्तें होती है। कुछ क्या होती है, शर्तें होती है। अब शर्तें क्या होती है कि ये झ का काम क्या नहीं कर रहा था, पूरा नहीं कर रहा था। हमें थोड़ा सा क्या हो रहा था, कंफ्यूजन। देखो कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि हमारे हिंदी वर्णमाला में ये भ और इसके जैसा ही दिखाई देता था हमारा पहले वाला झ। सही बात है, लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। इसलिए क्या है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन स्वरूप वो इसको ये मान लेते थे, इसको ये मान लेते थे और इसको ये मान लेते थे। ये उनके कंफ्यूजन स्वरूप हुआ, ऐसा है था नहीं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन स्वरूप हुआ, है ना।
फिर हमने क्या किया कि ये जो है हिंदी के वर्ण की जो शर्तें हैं उनको पूरी नहीं कर रहा था, तो हमने इसकी जगह क्या कर दिया, इस जय से इसको क्या कर दिया, बदल दिया कि अब जो जय का काम पहले कर रहा था अब जय का काम कौन करेगा, ये। इसीलिए एक बेसिक प्रश्न बनता है हिंदी में, एक बहुत ही नॉर्मल प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा का अमानक वर्ण कौन सा है। और ये प्रश्न कितनी बार राजस्थान पटवारी रीट में पूछा जा चुका है, और भी बहुत सारी जो चालक परिचालक की परीक्षाएं होती है उनमें ये जो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ध्यान रखना, क्योंकि आजकल क्या पूछा जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रश्न ध्यान रखना क्या है कि हिंदी भाषा का अमानक वर्ण कौन सा होगा, तो 4 ऑप्शन अपने को देगा। पहला तो यही देगा, दूसरा मान लो उसने ये दे दिया, तीसरा मान लो उसने दे दिया ये दे दिया, और चौथा उसने अपने को दे दिया ये वाला। तो फिर हमें कौन से वाले पे जाना है कि हिंदी भाषा का अमानक वर्ण कौन सा है, तो हमें कौन से वाले पे जाना है, हमें चौथे वाले पे जाना है। अमानक मतलब हमने इसको क्या कर दिया, अब अमानक घोषित कर दिया। अब इसकी जगह कौन सा काम करने लग गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब तक हमारे सामने जो बातें आई वो 2-3-4 बातें आई। पहली बात तो ये है कि भाषा किस धातु से बना है, भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है विचार अभिव्यक्त करना। और फिर मैंने आपको बताया कि विचार क्या होते हैं, तो विचार होते हैं मन की ध्वन्यात्मक इकाई, है ना। फिर हमने इसके बाद में परिभाषा की शब्दावली में बात की कि भाई भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा है क्या। तो कोई एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि बहुत सी बार पूछ लेता है कि अपने को मान लो उसने एक प्रश्न दे दिया कि भाषा है, विशेषताओं में से बनता है भाषा है, ये हमारे सामने प्रश्न है। अब वो देखेगा कि साध्य है ना, दूसरा देगा साधन, और उसने मान लो तीसरा दे दिया दोनों, और उसने चौथा दे दिया दोनों नहीं, दोनों नहीं। ये एक प्रश्न बन गया सामान्य प्रश्न। अब वो क्या पूछना चाह रहा है कि भाषा है, मतलब इनमें से ऐसी कौन, उसने बताया नहीं कि विशेषता पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से भाषा कौन सी विशेषता भाषा की है। तो अब हमने देखा है कि क्या भाषा साध्य है। देखो साध्य और साधन में मैं आपको एक डिफरेंट बताता हूं, साध्य और साधन में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखो साध्य होता है लक्ष्य, साध्य क्या होता है, लक्ष्य। हमने कोई लक्ष्य बनाया, जैसे कि हमें रीट की परीक्षा पास करनी है, अध्यापक बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, आरएस, ये हमारा क्या हो गया, लक्ष्य। तो ये हमारा, तो ये तो हमारा क्या हो गया, साध्य। ये तो हमारा क्या हो गया, साध्य। और साधन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो चीज हमारे काम आ रही है, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो चीज हमारे काम आ रही है वो हमारी क्या होगी, साधन। जैसे मान लो हमारा लक्ष्य है रीट, हमारा लक्ष्य क्या है, रीट, ये हमारा एक लक्ष्य है ना। इसको पहुंचने तक कौन सी चीजें हमारे काम आएगी, जैसे हमने किताबें ली, हमारी बुक्स, हमने नोट्स पढ़े, वो हमारे टीचर, ये सब क्या है, साधन। हालांकि टीचर साधन में नहीं आता है ना, वो एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो वो सब क्या है भाई, इस रीट तक पहुंचने के लिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो जो चीजें हमारे काम आई ना, वो हमारी क्या हो गई, साधन। और साध्य का मतलब क्या हो गया, हमारा लक्ष्य। अब मेरे को बताओ कि भाई ये जो भाषा है इसमें कौन सा प्रश्न राइट होगा, क्या भाषा साध्य है, क्या नहीं है। तो अगर नहीं है तो दोनों तो हो ही नहीं सकते, और दोनों नहीं भी नहीं हो सकते, तो फिर भाषा क्या है, हमारी साधन। हमने पहले ही पढ़ा है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपनी भाषा, अपनी जो विचार है जिस साधन या माध्यम से पहुंचाएगा उसको क्या कहेंगे, उसको भाषा कहेंगे। बात समझ में आ गई। एक ये बेसिक प्रश्न बनता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये तो हुई भाषा की बात। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे कोई भाषा हमें सीखनी है, कोई भाषा हमें सीखनी है, उसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। क्या होते हैं, भाषा सीखने हेतु
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा सीखने हेतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये क्या होता है, भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि देखो, मनोवैज्ञानिक मतलब मन की बात कर रहा है, मनोवैज्ञानिक मतलब मन की, दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, इस दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया। अगर अपन बेसिक बात करें तो दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, नजरिया। मतलब भाषा को सीखने के लिए, किसको सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए हमारे जो मन है, ये हमारे मन कैसे काम करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्यान रखना कि जो मनोवैज्ञानिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन साइंटिफिक बात करेंगे। कैसी बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे। अब भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो मैं आपको बताऊं कि भाषा सीखने के लिए हमारा मन 3 प्रकार से काम करता है। कितने प्रकार से काम करता है, 3 प्रकार। देखो कौन कौन से, तो कितने प्रकार से काम करेगा, 3 प्रकार। कैसे, पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। बात समझ में आई कि हमारा मन या हमारे जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताए गए हैं भाषा को सीखने के, वो कितने हैं, 3। बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषा सीखने के लिए या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने हैं, तो कितने हैं, 3। मतलब किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है तो हमें कितनी जो स्टेज से गुजरना पड़ेगा, कितने स्तर से गुजरना पड़ेगा, तो कितने से गुजरना पड़ेगा, 3। पहला प्रश्न यही से बन जाता है कि निम्न में से भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा नहीं है, तो उसमें 3 इसमें से देगा और एक कहीं ना कहीं से उठा के, जैसे उसने दे दिया जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, प्रयास, तो फिर कौन सा नहीं होगा, प्रयास नहीं होगा। देखो हालांकि अपन कहेंगे प्रयास और अभ्यास एक ही होता है, प्रयास अभ्यास एक नहीं होता, दोनों की क्या है, शब्दावली में फर्क है ना। अब देखो क्या होता है जिज्ञासा, क्या होता है अनुकरण, क्या होता है अभ्यास। हम किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है, किसी भी भाषा को हमें अगर सीखना है, तो सबसे पहले हमारे मन में उस भाषा को सीखने के लिए क्या उत्पन्न होनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जिज्ञासा का अर्थ होता है, जिज्ञासा का अर्थ होता है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा। मतलब यदि हमें किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या होगा, सबसे पहले उस चीज को जानने की इच्छा होगी। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया हिंदी, आपके सामने क्या लिख दिया, हिंदी, तो अब आप समझोगे, चलो हिंदी को भी छोड़ो, अपन जैसे बेसिक अगर बात करें तो मैंने आपके सामने मान लो, मैंने आपके सामने एक चित्र बना दिया, मैंने आपके सामने एक क्या बना दिया, चित्र। और चित्र आपने देखा नहीं, ऐसे जानवर का है कि जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा कि ये जानवर क्या है, उसको जानने की क्या होगी आपके अंदर, इच्छा। उसी को कहते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा को हमने क्या कहा, जिज्ञासा। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहला मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा, जिज्ञासा, है ना। पहला जो दृष्टिकोण है वो कौन सा होगा, जिज्ञासा। उसके बाद अगर अपन दूसरे की बात करें, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ जानते हो, अनुकरण का अर्थ होता है के जैसा। अनुकरण का अर्थ क्या होता है, के जैसा। या फिर हम एक और सामान्य शब्द अगर इसके लिए यूज करें तो हम लेते हैं नकल करना। अनुकरण का अर्थ क्या होता है, नकल करना। जब हम पहले बचपन में मूवी वगैरह देखते थे तो उसमें हीरो जो होता था, कौन होता था, हीरो। मूवी देखने के बाद हम हीरो की तरह
जो है उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है ना, तो उसकी तरह क्या करने की कोशिश करते थे, अनुकरण अर्थात नकल। सबसे पहले हमारे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होगी कि भाई ये भाषा क्या है, कैसे है, या कोई भी चीज क्या है। उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, नकल करेंगे, उसकी क्या करेंगे, नकल करेंगे। पहले जानने की इच्छा होगी और उसके बाद उसकी हम क्या करेंगे, उसकी हम नकल करेंगे, और फिर बार बार हम उसका क्या करेंगे, अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है दोहराहन, किसी भी चीज को बार बार करना, बार बार करना। इस प्रकार हमारी जो है किसी भी भाषा पर क्या बन जाएगी, एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। तो आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा सीखने हेतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने हैं, तो पहले प्रश्न का आंसर कितने, 3। फिर पूछे कि कौन कौन से हैं, तो हमें बताना है कि पहला कौन सा है, जिज्ञासा, दूसरा कौन सा है, अनुकरण, और तीसरा कौन सा है, अभ्यास। बात समझ में आ गई। अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि पहले अभ्यास कर ले और उसके बाद में जिज्ञासा पैदा हो जाए? क्या ऐसा संभव है क्या? ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी भाषा की अगर बात करें तो हमेशा ये तीनों इस सीक्वेंस में ही काम करेंगे। कैसे कि सबसे पहले क्या होगी, जिज्ञासा, उसके बाद क्या होगा, अनुकरण, और उसके बाद क्या होगा, अभ्यास। ऐसा नहीं है कि पहले अनुकरण कर लूं उसके बाद जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा किसी भी चीज को हम सीखेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में क्या उत्पन्न होगी, जिज्ञासा, मतलब उसको जानने की इच्छा होगी। फिर हम उसकी क्या करेंगे, नकल करने की कोशिश करेंगे, है ना, मतलब उसके जैसा, और फिर उसका हम बार बार क्या करेंगे, दोहराहन करेंगे। और जैसे हम बार बार दोहरान करेंगे उसका, तो फिर उसमें उस भाषा में हमारी क्या अच्छी पकड़ हो जाएगी। ये थे भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कितने थे, 3। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं कि भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सही है, कितने, 3। फिर हमने बात करी कि अब आते हैं भाषा विकास क्रम। अब हम बात करेंगे किसकी, भाषा विकास क्रम, भाषा विकास क्रम, भाषा विकास क्रम। भाषा विकास क्रम मतलब ये जो कोई भाषा है जिसको हम सीखेंगे, जिस भाषा को हम सीखने के लिए जा रहे हैं, वो भाषा आखिर किस क्रम में हमें सीखने को मिलेगी, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो भाषा विकास क्रम है ना, और भाषा विकास क्रम को जैसे हम अगर साइकोलॉजी की शब्दावली में अगर हम बात करें तो ये होते हैं 4, और इन्हीं भाषा विकास क्रम को एक नाम दिया जाता है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल, क्या नाम दिया जाता है, भाषाई कौशल, जो कितने हैं, 4। भाषाई कौशल नाम दिया जाता है जो कितने हैं, 4, है ना, कितने हैं, 4। और इसको याद करने का 2 तरीका है, या तो अपन संस्कृत में बात करें तो श्रवपले, या फिर इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं तो LSRW, है ना, या तो श्रवपले, या फिर हम इंग्लिश में बात करना चाहें तो क्या होगा, इंग्लिश में अगर अपन बात करना चाहें तो श्रवपले, सॉरी, संस्कृत में अगर याद करने की ट्रिक की बात करें तो श्रवपले अपन याद रख सकते हैं, और इंग्लिश में अगर अपन बात करेंगे तो फिर क्या होगा, LSRW, है ना। देखो क्या है श्रवपले, सबसे पहले श्रवण, सबसे पहले श्रवण, फिर वदन, वह का मतलब वदन, फिर पठन, फिर पठन, और फिर उसके बाद में लेखन, उसके बाद में लेखन। और इसमें बात करें तो इंग्लिश में L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब राइटिंग, और सॉरी रीडिंग, R का मतलब रीडिंग, और W का अर्थ होता है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 क्या होते हैं, भाषाई कौशल होते हैं। जैसे और हिंदी में अगर अपन बात करें तो हिंदी में अगर अपन बात करें तो
सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। आता हूँ 5 मिनट बैठिए ना, लगा दो इसको। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषाई कौशल होते हैं। अब देखो, सबसे पहले बालक क्या करना प्रारंभ करता है? सुनना प्रारंभ करता है। सबसे पहले बालक क्या करना प्रारंभ करता है? सबसे पहले बालक सुनना प्रारंभ करता है ना। उसके बाद में जैसे सुनना प्रारंभ करेगा, फिर वो क्या बोलना प्रारंभ करेगा, उसके बाद पढ़ना प्रारंभ करेगा और उसके बाद में क्या प्रारंभ करेगा? लिखना प्रारंभ करेगा। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ये जो 4 भाषाई कौशल है, ये इनका क्रम है। कभी कभी इनके क्रम को लेकर भी प्रश्न आ जाता है कि भाई इनका क्रम क्या होता है, तो वो कभी, तो इनका क्रम हमेशा यही काम करेगा कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये चारों। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक भाषाविद हुई हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, इनके अनुसार क्रम पूछा जाता है कि भाई सभी मनोवैज्ञानिकों ने, सभी भाषाविदों ने जो इसका क्रम क्या बताया है, LSRW बताया। मतलब पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं मानती। इन्होंने कहा है कि मैं ऐसा नहीं मानती। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं मानते आप ऐसा? तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आपने जो बताया कि पहले सुनना, ठीक है, मैंने मान लिया। फिर आपने बताया दूसरा बोलना, ये भी मैंने आपको मान लिया। लेकिन मैं अब ये चाहती हूं कि सुनना बोलना ठीक है, लेकिन जो लास्ट के 2 हैं, जिनमें लास्ट के 2 में क्या है, एक तो पढ़ना और तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। इसमें मैं क्या करना चाहूंगी कि मैं पहले बच्चों को क्या करना सिखाऊंगी? पहले मैं बच्चों को लिखना सिखाऊंगी। पहले बच्चों को क्या करना सिखाऊंगी? लिखना सिखाऊंगी। और फिर उसके बाद में बच्चों को क्या करना सिखाऊंगी? पढ़ना सिखाऊंगी। पहले लिखना सिखाऊंगी, फिर क्या करना सिखाऊंगी? पढ़ना सिखाऊंगी। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का जो क्रम क्या है, तो लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, फिर राइटिंग एंड रीडिंग। सामान्यतः क्या है? सामान्यतः है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो भाषा कौशलों का क्रम है वो क्या है कि पहले सुनना, बोलना दोनों सही है, लेकिन उन्होंने जो तीसरे पे था उसको चौथे पे, और चौथे वाले को कहाँ पे? तीसरे पे। तो पहले लिखना और फिर क्या सिखाएंगी? पढ़ना सिखाएंगी। ये भाषा विकास का क्रम है, सॉरी भाषा कौशलों का क्रम है। और ये ऐसे ही पूछा जाता है, ये ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी इस क्लास को हम यही विराम देते हैं, है ना। और कोई भी अगर समस्या आती है इसमें, आप आराम से बैठिए, नोट्स बनाइए, और मैं और कोशिश करूंगा कि इनको बेसिक से आप एक बार यदि बेसिक अगर अपने समझ में आ गया तो हम किसी बड़े से बड़े प्रश्न का आराम से हम सामना कर सकते हैं, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे रणक्षेत्र एजुकेशन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।